सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं। एमपीपीएससी मेंस हम पढ़ रहे हैं मित्रों, और एक एक करके जो महत्वपूर्ण यूनिट है जिसमें सेलेक्टेड कंटेंट पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सकते हैं, उन पर हमारा फोकस है। इसी क्रम में हम पेपर फर्स्ट की यूनिट 2 जिसमें एमपी हिस्ट्री थी उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर 16 लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे 25 मिनट 20 मिनट के मैंने रिकॉर्ड किए हैं और टू द पॉइंट कंटेंट वहाँ कलेक्ट किया है। उस यूनिट को पूरा करने के बाद हम यूनिट 2 जो पेपर थर्ड के पार्ट बी की है, अर्थात कंप्यूटर व गणित वाली यूनिट है, उसको हमने स्टार्ट किया है। और आज हमारा लेक्चर इनपुट डिवाइस से संबंधित रहेगा। यद्यपि नोट्स में मैंने इनपुट व आउटपुट डिवाइस लिखा है, लेकिन आज के लेक्चर में हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइस को कवर करने वाले हैं। मित्रों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एमपीपीएससी मेंस में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने उनका बारीकी से विश्लेषण किया है, और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कितना कंटेंट हमारे पास होना चाहिए उस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो टू द पॉइंट कंटेंट मैंने इसमें डाला है, तो आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए इनपुट डिवाइस। मित्रों, आप जानते हैं कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट इस पद्धति पर काम करता है। हम उसे कुछ डेटा देते हैं, उस डेटा को वो प्रोसेस करता है, और जो वांछित आउटपुट है जो हमें चाहिए वह आउटपुट कंप्यूटर से मिल जाता है। हमारा शरीर भी वैसे ही काम करता है। आपको कोई भी मैसेज मिलता है वातावरण से, कैसे मिलता है? आपके भी तो इनपुट डिवाइस है। कोई आवाज़ आप कान के माध्यम से सुनते हैं, कोई स्पर्श आप आपकी स्किन के माध्यम से, तो ये हमारे इनपुट डिवाइस हो गए। इसी प्रकार कंप्यूटर के भी तो कुछ इनपुट डिवाइस है। हमारी भाषा को, हमारे प्रश्नों को, हमारे डेटा को कंप्यूटर कैसे समझेगा, कौन से उपकरण के माध्यम से वह हमारे प्रश्नों को, हमारे द्वारा दिए हुए डेटा को समझेगा, वह अंग कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक सिंपल सी डेफिनेशन हम बना लेते हैं कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रयुक्त किए गए उपकरण कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, यूजर द्वारा, हिंदी में आप लिखना चाहे तो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण इनपुट डिवाइस। जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड और माउस। मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने कंप्यूटर तो देखा ही होगा। तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? डाटा टाइप करते हैं। माउस से हम कर्सर को मूव करके वांछित ग्राफिक्स पर क्लिक करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे इनपुट डिवाइस। थोड़ा आउटपुट डिवाइस की परिभाषा भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने नोट किया है। हालांकि आउटपुट डिवाइस के प्रकार को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग के बाद परिणाम को यूज़र तक पहुँचाने के लिए प्रयुक्त उपकरण। देखो, जैसे हम डाटा देते हैं इनपुट डिवाइस से, मेमोरी में सेव होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो वापस मेमोरी में सेव हो जाता है, फिर हम उसे प्राप्त करते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर हमें जिन उपकरणों के माध्यम से आउटपुट देता है, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर पर हम देख सकते हैं, स्पीकर के माध्यम से हम सुनते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। ये तो रही परिभाषा, आप आराम से लिख देना। 2 लाइन की परिभाषा है, एक एक उदाहरण लिख देना उसमें, 1 या 2। अब हम इनपुट डिवाइस के प्रकार। दोस्तों, अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। मुख्यतः हम इन्हें 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन हम, जैसा इनका स्वरूप है, कार्य प्रणाली है डिवाइस का, उनके हिसाब से 4 प्रकार के हैं। देखो, नंबर 1 टाइपिंग इनपुट डिवाइस। कौन सा दोस्तों? टाइपिंग। टाइपिंग के बाद पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, फिर है स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, और ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। अब क्यों नाम रखा? मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ, शब्दों पर जाइए। एक एक शब्द अगर आप पकड़ना सीख गए, वहाँ से आपका उत्तर लेखन स्टार्ट हो जाता है। टाइपिंग का क्या तात्पर्य है? जब आप कंप्यूटर को टाइप करके इनपुट देते हो, ये सब ठीक है, कीबोर्ड की बात हो गई। पॉइंटिंग, पॉइंट मतलब आपको क्लिक करना है ना, किसी पॉइंट को कंप्यूटर के मॉनिटर पर मूव करते रहना और वांछित इनपुट पर, निर्देश पर जाकर क्लिक कर देना। तो इस प्रकार के डिवाइस क्या कहलाएंगे? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जैसे माउस,
जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और भी जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हम देखेंगे। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस में क्या है, जैसे कोई आपका दस्तावेज है उसको ऐसा का ऐसा ही चित्रित रूप में आपको कंप्यूटर में इनपुट करना है तो आप स्कैन करोगे, जैसे आपकी मार्कशीट को सेव करना है। ठीक है, इसके अलावा स्कैनिंग में OCR, OMR, है ना, ये हम सब चर्चा में लेंगे। और ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस में हो जाएगा माइक्रोफोन, है ना। माइक्रोफोन के अलावा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो काम करता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप ये 4 बिंदु एक बार फिर से, टाइपिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, ऑडियो विजुअल, चारों प्रकार लिख दोगे। हमें ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं इनपुट डिवाइस के प्रकार है ये कीबोर्ड, माउस, ये प्रकार नहीं है, ये तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रकार तो ये कहलाएंगे टाइपिंग, पॉइंटिंग, स्कैनिंग और ऑडियो विजुअल। ठीक है, अब हम एक एक करके इनपुट डिवाइस के जो प्रकार हैं उनके उदाहरणों को समझते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मित्रों, टाइपिंग इनपुट डिवाइस तो वे डिवाइसेस जिनका उपयोग डाटा को टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, यानी आप डाटा को टाइप कर रहे हो फिर इनपुट कर रहे हो, तो उस प्रकार के डिवाइस क्या कहलाएंगे, टाइपिंग इनपुट डिवाइस। उदाहरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कीबोर्ड। आ जाओ साहब अब कीबोर्ड पर। कितने सारे बटन होते हैं कीबोर्ड में, आपने देखा ही होगा। इन बटनों को भी हम समझेंगे कौन कौन सा कीज़ क्या काम करती है। थोड़ा कीबोर्ड के बारे में आप पढ़ लीजिए, हो सकता है कीबोर्ड की संरचना वगैरह पूछ लिया जाए, हालांकि चांसेस बहुत कम हैं यहाँ से प्रश्न बनने का, अभी तक तो नहीं बना है। कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग व प्राथमिक इनपुट डिवाइस माना जाता है। प्राथमिक इनपुट डिवाइस से तात्पर्य है कि जब शुरू से ही कंप्यूटर अस्तित्व में आया, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तब से ही टाइपिंग इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड अस्तित्व में है। इसका कार्य क्या है, डाटा टाइप करना तथा ऑपरेशंस को कमांड देना, है ना। डाटा को हम टाइप भी करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन को कमांड भी देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, आगे समझेंगे इसको। संरचना कैसी होती है, आपने देखा होगा आयताकार संरचना का होता है कीबोर्ड, जिसमें बटनों कीज़ का संयोजन होता है। ये सब आप लिख देना इसमें कि बहुत सारे बटन होते हैं, वो व्यवस्थित रूप से संयोजित किए हुए होते हैं उसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से कीज़ होते हैं, मुख्यतः बहुत सारे कीज़ होते हैं जो एक से अधिक समूह में शेयर होते हैं मित्रों। आप उसको एक से अधिक ग्रुप में रख सकते हैं, पर मुख्यतः ये 5-6 प्रकार के कीज़ आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर में, कीबोर्ड में। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, इसके बाद न्यूमेरिक कीज़ हो गया, फिर फंक्शन कीज़, विशिष्ट उद्देश्य कीज़, मॉडिफायर कीज़ और कर्सर मूवमेंट कीज़। आप कीबोर्ड को जब देखोगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने है कीबोर्ड। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कीज़ का संयोजन किया हुआ है। सबसे पहली पंक्ति में ऊपर आप देख रहे हैं ये फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, इसके बाद ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाते हैं, जिसमें आप अक्षर के साथ साथ अंकों को टाइप कर सकते हैं। ये इधर आपका न्यूमेरिक कीज़ है, अलग से बटन दिए हुए हैं। इसके अलावा ये जो मॉडिफायर कीज़ होते हैं, कैप्स लॉक, शिफ्ट वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कीबोर्ड होता है। आप और अच्छे से इसको समझे, देखें, प्रैक्टिकल करें तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है मित्रों, तो ये कीबोर्ड है हमारा। कीबोर्ड के बारे में अब हम देखते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, विशिष्ट उद्देश्य कीज़, मॉडिफायर कीज़ व कर्सर मूवमेंट कीज़। तो सबसे पहले बात करें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ की, तो इसमें A से Z तक वर्णमाला होती है। मैंने आपको बताया था 0 से 9 तक इसमें न्यूमेरिक अक्षर को भी टाइप किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, है ना। इस प्रकार के चिन्ह भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में होते हैं। ठीक है मित्रों, आज मेरा सिस्टम सही से काम कर नहीं रहा है ये। अब इस सेक्शन की कीबोर्ड में जो की व्यवस्था होती है वो QWERTY के नाम से जानी जाती है, इसीलिए इसे क्वेर्टी कीबोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, जब आप कीज़ को देखोगे तो सबसे ऊपर पहले Q रहेगा, फिर उसके बगल में WERTY
ठीक है, इस सेक्शन में वर्णमाला चिन्हों अंकों के अतिरिक्त ये बटन भी होते हैं, टैब, कैप्स लॉक इसी समूह में होते हैं, लेकिन इनको अलग से मॉडिफायर की भी कहा जाता है। अब न्यूमेरिक की बात करें तो राइट हैंड साइड जैसा मैंने आपको बताया था उसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं। इसके अलावा भी बटन होते हैं, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड इत्यादि बटन होते हैं। फंक्शन की बात करें तो F1 से F12 तक ऊपर होते हैं। ये क्या कुछ विशेष काम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं दोस्तों। जैसे कोई शॉर्टकट काम आपको करना हो तो अचानक कंप्यूटर को रिफ़्रेश करना हो तो माउस को राइट क्लिक करके रिफ़्रेश पे नहीं जाना है, सीधा F5 दबा दीजिए। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, आप जैसे ही F5 दबाओगे आपका जो वो है रिफ़्रेश हो जाएगा कंप्यूटर। तो इसे फंक्शन की कहते हैं। मतलब शॉर्ट में एक ही बटन से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो ये करना, समय की बचत होती है इससे। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो नम लॉक, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, इंटर इत्यादि विशिष्ट उद्देश्य की कहलाते हैं। इसके अलावा मॉडिफायर कीज़, शिफ्ट, कैप्स लॉक, ये मॉडिफायर क्यों मॉडिफाई करते हैं। जैसे आप शिफ्ट के साथ किसी बटन को प्रेस करते हो तो कैपिटल में टाइप होता है और विदाउट शिफ्ट वो नॉर्मल स्मॉल। ठीक है, कैप्स लॉक आप एक साथ ऑन कर देते हो तो सारे जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, कैपिटल बन जाते हैं। इसके अलावा कर्सर मूवमेंट की भी होती हैं। ये कर्सर को आप कभी माउस नहीं हो तो आप कीबोर्ड से भी कर्सर को मूव कर सकते हैं, उसमें प्रयोग आएगा। अब हम बात करेंगे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की। पॉइंटिंग से क्या मतलब है, आपको किसी पॉइंट विशेष को क्लिक करके ऑपरेशंस क्रियान्वित करना। ठीक है मित्रों, अब आविष्कार किसने किया था माउस का। सबसे पहले माउस देखेंगे। माउस सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर पॉइंटिंग डिवाइस की बात की जाए, इसका आविष्कार किया था डॉक्टर डगलस इंजेलबार्ट ने। GUI आने के बाद इसका महत्व बढ़ गया है। अब GUI क्या है दोस्तों, इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आप नोट कर लें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। आपने कंप्यूटर पे देखा होगा स्क्रीन पर बहुत सारे ग्राफिक्स दिखाई देते हैं, उस पर आप क्लिक करके सीधा आपके इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। कोई सा भी आपको सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसका एक आइकॉन बना होता है ग्राफिक्स के रूप में। तो ये आने के बाद में काफ़ी फास्ट हो गया कंप्यूटर और आसान भी हो गया इसको ऑपरेट करना। इसमें 2-3 बटन होते हैं, 2 बटन वाला भी माउस आता है, 3 वाला भी आता है, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में स्क्रोलिंग वाला। नीचे रबर बॉल होती है जो समतल सतह पर घूमती है। माउस के निचले भाग में रबर बॉल होती है और वो रबर बॉल सतह पर घूमने के कारण कर्सर को मूव करती रहती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 3 बटन वाला जो माउस होता है उसमें बायां बटन, दायां बटन, मध्य बटन। बायां बटन क्या करता है, क्लिक करता है, डबल क्लिक करता है, पॉइंट और ड्रैग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक बार क्लिक करने से उसको ओके इंटर माना जाता है। डबल क्लिक करके ओपन कर किया जाता है किसी भी फाइल को। जैसे आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आपके डेस्कटॉप पर है उसे ओपन करना है तो उस पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिए। पॉइंट ड्रैग करना यानी हम जैसे ऐसे सिलेक्ट करना, ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं ये इतना, ऐसे क्लिक करके और ड्रैग करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है कंटेंट। मध्य बटन होता है वो स्क्रॉलिंग करने के लिए होता है। जैसे अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, जैसे स्क्रॉल कर सकते हैं साइड से पकड़ कर ऐसे ये। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है माउस का काम। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल माउस की। दोस्तों, प्रकाशीय तरंगों के परावर्तन के आधार पर काम करने वाला माउस ऑप्टिकल माउस कहलाता है। मतलब इसमें नीचे जो बटन होता था घूमने वाली नीचे, वो नहीं रहेगी इसमें, है ना। क्या कहते हैं उसका, क्या नाम है, मुझे बताइए आप, मैं आपको बताता हूँ। क्या जो नीचे समतल सतह घूमती है ना, रबर बॉल नहीं होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो रबर बॉल के स्थान पर यह प्रकाश की तरंगों पर ही आधारित होता है। इसमें माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपारदर्शी सतह पर रखकर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आप इतना कर लीजिए ऑप्टिकल माउस के बारे में, थोड़ी जानकारी रखिए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, उम्मीद बहुत कम है इसकी। तो मैंने पुराने प्रश्न पत्र देखे हैं तो उसमें ये इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, फिर भी हम तैयार तो इसे निश्चित रूप से करेंगे। ट्रैक बॉल की बात करें तो ये माउस के ही समान होती है और इससे अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर कर्सर को मूवमेंट किया जाता है, बस ये अंतर है। ठीक है, इस ट्रैक बॉल में है ना वो पूरी ट्रैक बॉल नहीं घूमेगी,
है ना, जो रबर बाल को घुमाकर हम कर्सर मूव कर सकते हैं। ऐसे ही जॉयस्टिक आपने देखा होगा, जब गेम खेलते हैं तो लेफ़्ट राइट मूव करने में, जंप करने में प्रयोग में लाया जाता है। उस उपकरण को जॉयस्टिक कहते हैं, भी माउस के ही समान होता है। इसके बाद बात करें टच स्क्रीन की, तो आपके फ़ोन का डिस्प्ले आप टच करके चला रहे हो, ये भी इनपुट डिवाइस है। पॉइंट कर रहे हो ना, किसी ग्राफिक्स पर क्लिक कर रहे हो, तो ये टच स्क्रीन हो गया। लाइट पेन की बात करें तो ये स्टाइलस भी कहते हैं इसे, लाइट पेन को। ये प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह होता है एक, जो टैबलेट में, पॉम टॉप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है मित्रों, आपने देखा ही होगा, बहुत आम बात है ये तो आप इसको भी लिख दोगे 3-4 लाइन में कि ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये जितने पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस मैं आपको बता रहा हूँ, पहला परिचय आप यही लिखना 2 नंबर के प्रश्न में इसमें। अगली बात करेंगे ग्राफिक्स टैबलेट की। तो कंप्यूटर में रेखा चित्र व आरेख प्रविष्ट करने में यूज़ व पेंसिल व स्लेट की तरह होता है ये। अगर आपको कोई रेखा चित्र, कोई आरेख, है ना, कोई ग्राफ, इसको अगर डालना है तो कैसे डालोगे? उस टैबलेट पर बना दोगे। ऐसा कैसे इनपुट हो जाएगा वो? तो ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक पैड पर हस्तलिखित डाटा कंप्यूटर में स्टोर करने में हेल्पफुल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पैड की तरह होता है, इस पर आप हाथ से कुछ भी लिख दो और डाटा कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे स्कैनिंग इनपुट डिवाइस की। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस ये क्या है भाई साहब? स्कैन करना, निर्देश, सूचना, डाटा जो होता है ना, उसको स्कैनिंग प्रोसेस के माध्यम से इनपुट करना, ये स्कैनिंग कहलाती है। और इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को हम स्कैनिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या क्या आएंगे भैया? स्कैनर आ जाएगा, OCR, OMR, MICR। अब चारों को हम देख लेते हैं। स्कैनर क्या है? किसी पृष्ठ पर अंकित सूचना को यथारूप इनपुट करना। जैसे ये PDF है, इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो इसको मैंने कैसे स्कैन करके, ठीक है, इसमें अपलोड किया है, तो ये स्कैनिंग कहलाएगा। अर्थात सूचना को चित्रित माध्यम में इनपुट करना। ये चित्र के रूप में है कि नहीं? यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती, इसका ये सबसे बड़ा लाभ है स्कैनर का। वर्तमान में PC के लिए अनेक प्रकार के स्कैनर उपलब्ध हैं मित्रों, अलग अलग रिजोल्यूशन वाले। तो ये स्कैनिंग, हाँ, इसकी एक कमी भी है कि ये है ना, टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है। जैसे ये चित्रित है तो इसको मैं अभी टेक्स्ट में नहीं कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आने लगे हैं, तो हम स्कैनिंग डॉक्यूमेंट को भी टेक्स्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। हम लगातार अपडेट होते जा रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। अब बात करेंगे OCR की। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ऐसी तकनीक है मित्रों ये, जो स्कैनर की कमी को पूरा करती है। कैसे करती है? यह तकनीक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को पढ़ती है तथा प्राप्त आकृति को उसके तुल्य ASCII कैरेक्टर में बदल देती है ना। ये जैसे आपने स्कैन किया ये डॉक्यूमेंट, अब इसको मुझे कैरेक्टर के रूप में, टेक्स्ट के रूप में मुझे अगर इनपुट करना हो तो मैं OCR का प्रयोग करूँगा। OCR क्या करेगा? इस कंटेंट को सेलेक्ट करके मेरे लिए टेक्स्ट में परिवर्तित कर देगा। फिर मैं उसको चेंज कर सकूँगा। जैसे रिकग्निशन लिखा है तो इसकी स्पेलिंग मुझे चेंज करना हो तो मैं कर सकता हूँ फिर। तो ये जो तकनीक है OCR कहलाती है। OCR इमेज स्कैनर के विपरीत स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फाइल में बदलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, ये टेक्स्ट में चेंज करता है फाइल को। तो आप समझ गए होंगे क्या महत्व है इसका, OCR का। अब हम बात करेंगे OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मित्रों, मार्क रीडर यानी जो निशान है ना, इस प्रकार के कुछ निशान है, उनको पढ़ना। तो क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन जहाँ पे काला कलर होता है वहाँ से सबसे कम होता है। तो आपने देखा होगा काली स्याही से ही OMR शीट आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ हम फिल करते हैं, और इसी पद्धति पे ये काम करता है। ये क्या करता है? चिन्हित कागज़ पर जब प्रकाश डाला जाता है तो परावर्तित प्रकाश की जांच करता है, कहाँ कहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो किस स्थान पर परावर्तन सबसे कम हुआ है वहाँ को वो मार्क समझ लेता है और चिन्हित करके फिर उसकी कैलकुलेशन करता है। तो ये OMR कहलाता है दोस्तों ये तकनीक। फिर है MICR। MICR का अर्थ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अब सीधी सी बात है, इसके नाम शब्द में ही अर्थ है। यह ऐसी तकनीक है जो बैंकिंग उद्योग में दस्तावेजों को संसाधित करने, उन्हें सत्यापित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। कैसे लाई जाती है? कि ये चुंबकीय स्याही व विशेष वर्णों का उपयोग करते हुए इनपुट प्राप्त करती है।
ठीक है मित्रों, जैसे आपने देखा होगा आपकी बैंक पासबुक में जो बार कोड होता है ना, जिसमें बैंक कोड, खाता संख्या, चेक नंबर इत्यादि जानकारी सम्मिलित होती है, तो MICR तकनीक के द्वारा उस बार कोड के अंदर जो सेव की गई जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। ये तकनीक MCR कहलाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकग्निशन कहलाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप इस PDF को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और टू द पॉइंट कंटेंट याद रखें। बस हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ये हमें जब समझ में आएगा ना, तब जाके हम सही दिशा में जा पाएंगे। नहीं तो आप पता चले कि लगे कंप्यूटर पढ़ने, तो कंप्यूटर में एक स्नातक वाले स्टूडेंट के लेवल में जाके पढ़ रहे हैं, तो फिर ये PSC का सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा है, आप पढ़ते रहो फिर 3-4 साल तक। तो ये हमें नहीं करना है, टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ना है। हाँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, इसके लिए आप लगातार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे चीज़ों को, कंप्यूटर को देखेंगे चलाकर, तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, फिर हर डिवाइस के बारे में आप लिख पाओगे। ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस, ये क्या है मित्रों? ऑडियो और विजुअल मतलब सीधी सी बात है, आवाज़ को रिकॉर्ड करना, विजुअल यानी चित्रों को, फोटोज़ को इत्यादि को। तो इसमें हम कैमरा और माइक्रोफोन को लेते हैं, है ना। कैमरे से भी तो हम फ़ोटो खींच कर डालते हैं, तो एक तो कैमरा कर लेना और एक माइक्रोफोन कर लेना। माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट डिवाइस है। आप बोलते हैं अब मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो माइक्रोफोन के जरिए हो रही है। तो ये हो गया, ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में चेंज करता है ये डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ये क्या होता है मित्रों? जैसे आपने देखा होगा आपके गूगल कीबोर्ड में आप क्लिक करते हो और बोलते हो और वो टाइप हो जाता है, तो ये क्या है, वॉइस मैसेज जो ध्वनि तरंग होता है ना, उसको टेक्स्ट में चेंज कर देता है। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है, ये भी एक अच्छा इनपुट डिवाइस के रूप में, यंत्र के रूप में माना जाता है। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस थे। आज की चर्चा में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए आउटपुट डिवाइसेस करूँगा, फिर हम धीरे धीरे करके इस यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक एक वीडियो में। तो आप बने रहिए, मुझे जैसे जैसे समय मिल रहा है, मैं अपने बारे में आपको तो क्या बताऊं, मुझे बहुत कम समय मिलता है, और उसमें से भी मैं कोशिश करता हूं कि मेंस का जितना मेरे पास है आपके लिए लेकर आऊं। तो आप बने रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा अब निरंतर क्लासेस आती रहे। और पेपर 4 भी मैं जल्दी ही आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें दार्शनिक विचारक पढ़ाएंगे। तो मित्रों बने रहिए इसी प्रकार। अब अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।